नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सिंह आप सभी को स्वागत करता हूँ फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हालचाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज का गोल है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। हम लोग एडिशन पढ़ लिए, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए, रिजोल्यूशन पढ़ लिए, कंपोनेंट तोड़ना पढ़ लिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे तोड़ते हैं उससे रिलेटेड सवाल भी कर लिए। अब हम लोग लास्ट स्टेज पर वेक्टर का है, मल्टीप्लीकेशन पे। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन बहुत है तो छोटा चीज, बट पूरा फिजिक्स में बहुत काम आता है। अधिकतर अगर मान लिया जाए, आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे जैसे आप चैप्टर को रिलेट करेंगे, आपको कहीं ना कहीं हर जगह इसका मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का मिलेगा। मतलब वेक्टर का मल्टीप्लाई एक तरीका से बोल सकते हैं। तो इसमें जैसे कि है, इसी में आपको हम बता देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है किस तीन तरीके का होता है। हालांकि दो तरीके का होता है, एक स्केलर इनटू वेक्टर। अरे दो तरीके का हमारे पास चीजें हैं, एक स्केलर है, दूसरा क्या है, हमारे पास वेक्टर है। तो पहला तो मल्टीप्लाई, आप स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करिए, उससे रिजल्ट क्या आता है वो बताइए। दूसरा हमारा क्या है, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करिए, इसके बाद इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यही दो चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक है स्केलर से वेक्टर का मल्टीप्लाई, एक है वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई। इन्हीं दो बातों पर, चीजों पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर है। तो जो मेरा पहला जो हेडिंग है वो स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई है। तो इसमें जो पहला हम लोग डालेंगे वो क्या होगा, स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट। सॉरी, वेक्टर। तो क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखें, स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट है। अब मान लीजिए यहाँ पर स्केलर के बारे में बात करें तो स्केलर में दो तरीके का आता है। एक आता है स्केलर में अगर सिंपल मैग्नीट्यूड हो, सिंपल मैग्नीट्यूड हो, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम ले ले 1 2 4 एंड -2 -3, इस तरीके का नंबर को भी हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। जैसे स्केलर में भी दो तरीके का चीजें हैं, एक सिर्फ वैसा स्केलर है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। दूसरा तरफ अगर आप देखें तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट भी रहता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या रहता है, यूनिट। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए 4 kg, यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ न्यूमेरिकल में, सॉरी यूनिट वेक्टर भी है, सॉरी यूनिट है। यहाँ पर आप देखिए 3 kg या 3 इस तरीका से है, या फिर मान लीजिए 3 मीटर। तो इस तरीका से भी आपको कहीं ना कहीं स्केलर मिलेगा जिसको डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता। तो दो तरीके का स्केलर होता है, एक सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज होता है, एक जिसमें यूनिट लगा हुआ होता है। तो जब भी हम वेक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग जो पहला चर्चा करेंगे इसमें ध्यान से देखें, हम लोग जो पहला चर्चा करने वाले हैं वो इस पे करने वाले हैं कि मैग्नीट्यूड सिर्फ मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ पर याद रखें, स्केलर का यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ से, हाँ भाई, ए स्केलर का मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर से। लेकिन यहाँ पर जो स्केलर है वो सिर्फ कौन सा वाला स्केलर होगा, मैग्नीट्यूड वाला स्केलर होगा। तो मान लीजिए कि लेट अस कंसीडर अ वेक्टर ए मल्टीप्लाई विथ स्केलर लैम्डा। क्या, एक स्केलर मल्टीप्लाई विथ स्केलर विच इज लैम्डा, जो कि क्या है, लैम्डा है। आप चाहे तो प्रॉपर लिख सकते हैं, विच इज, ये स्केलर है आर, विच इज लैम्डा, जो कि क्या है मेरा, वो लैम्डा है। कोई भी लैम्डा नंबर है, अभी हम ए वाला पार्ट को लेकर चल रहे हैं। जो स्केलर लेकर चलेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसके साथ यूनिट नहीं रहेगा। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे देन अ न्यू वेक्टर फॉर्म, तो एक नया वेक्टर फॉर्म होगा, न्यू वेक्टर फॉर्म विच इज ए वेक्टर। अच्छा, अपना तरफ से नाम कुछ भी रख सकते हैं, हमने नाम रख दिया ए वेक्टर, सॉरी बी। यहाँ पर ए ऑलरेडी मान चुके हैं, तो यहाँ पर जो आएगा वो कौन सा आएगा, नया नाम दे देते हैं बी।
कहने का मतलब कि लैम्डा को जब भी हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नया वेक्टर आएगा, सेम वेक्टर नहीं आएगा, एक अलग, ये दोनों वेक्टर अलग अलग होंगे। बात सिंपल सा लॉजिक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। ए वेक्टर हमने कंसीडर किया, उसमें मल्टीप्लाई किया स्केलर जो कि क्या है मेरा लैम्डा है। अच्छा लैम्डा ये जो है वो कौन सा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला जिसमें नंबर सिर्फ होंगे। अच्छा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, जिसमें पॉजिटिव वाला भी ले सकते हैं और नेगेटिव वाला ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर बोला कि जो वेक्टर नया जो बनेगा वो न्यू वेक्टर बनेगा, न्यू वेक्टर फॉर्म विच इज वी वेक्टर, जो कि वी वेक्टर है। अब ये हमारा यहाँ पर ये हो गया एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे है, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं ए वेक्टर, ए वेक्टर मान लेते हैं 2i + 3j एंड लैम्डा मान लेते हैं 4 है। तो हमारा बी वेक्टर निकाल लें, फाइंड बी वेक्टर। यहाँ पर अपना नाम से आप चाहे तो यहाँ पर सी वेक्टर लिख सकते हैं, एम वेक्टर लिख सकते हैं, हमने बी वेक्टर माना। बी वेक्टर क्या है, जो कि बोलेगा कि लैम्डा का मल्टीप्लाई किसके साथ है, ए वेक्टर के साथ है। बी वेक्टर जो निकालने के लिए बोला गया वो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि वो बी वेक्टर क्या है, तो लैम्डा और ए का मल्टीप्लाई है। तो आप सिंपल यहाँ से क्या कर लेंगे, ध्यान से देखें, क्या यहाँ से बी वेक्टर जो मेरा है वो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 4 से, 2i + 3j। अच्छा आप यहाँ पर देखें तो क्या आ गया, 8i प्लस 4 12j, 8i प्लस 4, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 12j हो जाएगा। अच्छा अब आप ध्यान से देखें, ये वाला चीज को ध्यान से देखें, ये वाला चीज को, पहले क्या था, इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का अलग था, अब मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का बी वेक्टर जो आया उसका अलग हो गया। इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि जब भी मल्टीप्लाई होगा स्केलर से, वेक्टर एक नया वेक्टर फॉर्म होगा, जो कि यहाँ पर हमारा बी नाम दिए। अच्छा आप चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम आपका मर्जी है, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो नाम किसी भी तरीका से दिया जा सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। तो सिंपल सा एक स्केलर और वेक्टर का फॉर्म है, इसमें थोड़ा सा थ्योरी और हम बता रहे हैं, ध्यान से देखें। जैसे बोला गया कि भैया हमारे पास बी वेक्टर जो आया वो लैम्डा में ए से मल्टीप्लाई जब किए तो एक नया वेक्टर फॉर्म हुआ। क्लियर है? अब बात रही कि मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा सर, क्योंकि लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो बहुत सारा उसमें जो मैग्नीट्यूड आएगा करने के बाद वो अलग आएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए इफ लैम्डा का वैल्यू अगर पॉजिटिव रहा, तो ध्यान से देखना जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर जो होगा सेम एज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। कैसे सर? अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो ए वेक्टर का जो होगा डायरेक्ट बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, बी वेक्टर का डायरेक्शन ए वेक्टर के अलॉन्ग ही होगा। आई और जे ध्यान से देखिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ए बी, अगर लैम्डा क्या है पॉजिटिव है तो जो बी का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन होगा वो सेम एज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। याद करें हम आपको पैरेलल वेक्टर पढ़ाए थे, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल रहते हैं तो एक का दूसरे का क्या होता था, मल्टीप्लाई इनटू सम टाइम। अरे ए और बी आपस में पैरेलल है, ऐसे हम बताए थे कि ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो हम बोले थे कि बी वेक्टर जो है लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई बाई ए वेक्टर होता है जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल होता है। तो ध्यान से देखिए ये लैम्डा मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर आपको पहले भी बताया जा चुका है, अच्छा अभी भी बताया जा चुका है। सिंपल सा लॉजिक आप देखें और ध्यान से समझें, इसमें कुछ और करना है नहीं, ध्यान से देख ले। लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। लेकिन अगर लैम्डा, मान लेते हैं लैम्डा हमारा क्या हो गया, नेगेटिव है, देन डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर के अपोजिट हो जाएगा, हमेशा ए वेक्टर का अपोजिट हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कोई एग्जांपल थोड़ा आसान वाला लेते हैं ताकि वहां से समझना थोड़ा आसान ही होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बोला 10 मीटर ईस्ट में बोला, क्या बोला, 10 मीटर ईस्ट में बोला। अब हमको बी और लैम्डा यहाँ पर दे रखा है -2,
माइनस में कितना दे रखा है 2। अब बोल रहा है फाइंड बी, यहां से बोला फाइंड बी वेक्टर, बी वेक्टर जो कि बी क्या है, लैम्डा और ए का मल्टीप्लाई है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल चुका है। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, बी वेक्टर जो आएगा क्या, लैम्डा, लैम्डा कितना है -2 और ए वेक्टर कितना है 10 मीटर ईस्ट है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 मीटर ईस्ट हो जाएगा। अच्छा, माइनस का मतलब क्या हुआ, ये 20 मीटर, पहला नंबर देखिए वेक्टर तो चेंज हो गया मैग्नीट्यूड से ही, वेक्टर देखिए यहाँ पर माइनस में जैसे 20 मीटर आया, इसका मतलब वेक्टर चेंज हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज मतलब वेक्टर चेंज। कोई भी वेक्टर के पास दो चीजें होते हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो जैसे ही अगर मैग्नीट्यूड मेरा चेंज हो जाएगा, हमारा कौन चेंज हो गया, वेक्टर चेंज हो गया। माइनस का मतलब क्या होगा, समझे ध्यान से, हम बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, बी वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे 20 मीटर ईस्ट है तो ये हो जाएगा वेस्ट, 20 मीटर वेस्ट हो जाएगा। सर ऐसे कैसे, ध्यान से देखिए, हमारा ईस्ट था इधर और वेस्ट होता है इधर। नेगेटिव का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसका उल्टा, मतलब जैसे ही नेगेटिव आप हटाइएगा ईस्ट से क्या लिखना पड़ेगा, वेस्ट। ये ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके हैं कि नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बस ये बताना चाहता है कि बी वेक्टर जो है ए वेक्टर का अपोजिट होगा। यहां से ही भी पता चल रहा है कि बी वेक्टर जो होगा ए वेक्टर का अपोजिट होगा, वही चीज हम यहाँ पर आपको लिखकर बताया, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ये लैम्डा पॉजिटिव और नेगेटिव होने का कारण ये होता है। दूसरा पॉइंट इसमें एक और चीज आता है कि सर ये जो बी है, बी जब भी हम लैम्डा और ए का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो जो बी वेक्टर होगा, एक तो ये हो गया कि सर ये एक नया वेक्टर आएगा, लेकिन क्या इसका ये सेम ए और बी का सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा, क्या ए अगर डिस्टेंस है तो लैम्डा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बी भी मेरा डिस्टेंस ही होगा। हाँ, वेक्टर अलग, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर का बात हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो अगर ए मेरा डिस्प्लेसमेंट है तो क्या बी भी मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, सोच के देखो। हाँ, याद रहे लैम्डा का जो मल्टीप्लाई है वो यूनिट वाला लैम्डा नहीं है, यूनिट एक कांस्टेंट स्केलर है, मतलब 4 5 3। तो आप अगर ध्यान से देखें तो पहले मेरा देखे ये मीटर था, डिस्प्लेसमेंट था, यहां पर भी देखे तो मीटर ही है, डिस्प्लेसमेंट ही है, मतलब बोथ आर सेम फिजिकल क्वांटिटी, बोथ आर सेम फिजिकल क्वांटिटी, बोथ आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बोथ आर सेम फिजिकल क्वांटिटी। ए का जो फिजिकल क्वांटिटी रहेगा, अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है तो बी भी डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर मान लिया जाए ए वेलोसिटी है तो बी भी वेलोसिटी होगा, अगर मान लिया जाए ए फोर्स है तो बी भी फोर्स होगा। लेकिन ध्यान रहे लैम्डा कौन सा है, स्केलर दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक नॉर्मल कांस्टेंट और एक मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ है, ये दोनों को ध्यान में रखना है। चेंज कब नहीं होगा, दोनों सेम कब रहेगा, जब लैम्डा एक नॉर्मल कांस्टेंट की तरह आएगा विदाउट यूनिट। अगर यूनिट आ गया तब चेंज होगा, जो कि हम आगे अभी पढ़ाने वाले हैं। तो एक हो गया स्केलर और वेक्टर में दो पार्ट हम लोग करने वाले हैं, एक हाथ था लैम्डा कांस्टेंट के टर्म में कि कोई नंबर टाइप का हो, और एक होगा स्केलर क्वांटिटी हो, मतलब जैसे कि मास हो 4 kg 5 kg, कोई डिस्टेंस हो 2 मीटर 3 मीटर, इस तरह का जब स्केलर मल्टीप्लाई होता है किसी वेक्टर से तो क्या होता है। क्या बात समझ में आ गया। तो इसको यहाँ पर कहानी इसका एक पार्ट का खत्म, आपको कुछ कुछ पॉइंट भी दिखा दिए, डायरेक्शन वाइज भी दिखा दिए, और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट भी कर ले, मजा आएगा इस पॉइंट से। जब आप थ्योरेटिकल सवाल बनाएंगे तो वहां पर बहुत मजा आएगा सवाल। चला जाए तो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, क्या करते हैं भैया, अभी फिर से हम स्केलर करेंगे, यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, स्केलर ही करेंगे, स्केलर और वेक्टर का ही प्रोडक्ट। लेकिन इस बार स्केलर में क्या क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, और साथ ही साथ और जुड़ा रहेगा यूनिट भी। अब ये लैम्डा बनेगा, ये जो होगा ये लैम्डा होगा, स्केलर
और मैग्नीट्यूड और यूनिट अब जो होगा ये फिर से अलग लैम्डा होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लेते हैं कंसीडर अ वेक्टर, एक वेक्टर मान लो कौन सा ए, एंड ए वेक्टर ए एंड लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, जब भी स्केलर क्वांटिटीज लग गया तो समझो कि वो मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों के साथ है, लेकिन सिर्फ स्केलर कांस्टेंट लगा तब उसके साथ यूनिट नहीं है। लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड यहां पर लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी, लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब उसके बाद क्या करो, कंसीडर हम कर लिए एक वेक्टर और एक क्या कर लिए लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ लैम्डा, यहाँ पर थोड़ा और अच्छा से लिखना चाहिए था, यहीं पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। आप अलग से क्यों ज्यादा लैंग्वेज बढ़ा। मल्टी कंसीडर अ वेक्टर ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विथ लैम्डा विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो क्या है स्केलर क्वांटिटी है, a scalar quantity, then finally a new vector form, a new vector form। अच्छा, अपना मन से कोई भी लैंग्वेज आप जनरेट कर सकते हैं। न्यू वेक्टर फॉर्म ए, न्यू वेक्टर फॉर्म यहाँ पर चाहे तो आप अलग से लिख लें, सॉरी, न्यू वेक्टर फॉर्म, न्यू वेक्टर फॉर्म विच इज ए वेक्टर, जो कि कौन है, विच इज बी वेक्टर, बी वेक्टर। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो बी वेक्टर जो आया मेरा क्या, लैम्डा इनटू ए वेक्टर आ गया, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू वेक्टर आया। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या ये सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा, क्या यहाँ पर सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा, अभी और आगे बात करेंगे। अगर ए जो है, ए वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई किए तो क्या जो बी बनेगा एक नया वेक्टर बनेगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन क्या ये दोनों का सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा, नहीं होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, याद रखना। तो बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी वेक्टर आर different फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब हम एग्जांपल लेके भी समझाएंगे आपको कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि ए वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, पर यहाँ पर लैम्डा कुछ अलग है, यहाँ पर आप देखेंगे लैम्डा अलग है, इसके साथ यूनिट भी जुड़ा हुआ है, पहले वाला में यूनिट नहीं जुड़ा हुआ था, इसीलिए ए और बी का जब मल्टीप्लाई, ए और बी का जो बाद में फिजिकल क्वांटिटी था वो सेम था। अगर डिस्प्लेसमेंट था ए तो बी भी डिस्प्लेसमेंट था, ए अगर वेलोसिटी होता तो बी भी वेलोसिटी होता। हाँ, अलग जरूर हो जाता वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो जाता, कभी डायरेक्शन चेंज हो जाता, तो अलग हो सकता था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होता। जैसे आपको अगर एग्जांपल से समझाते हैं, इस पे अभी और चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल मान लेते हैं ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर जो है मेरे पास, एक ए वेक्टर है 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 2 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, ईस्ट है, ठीक है। और एक लैम्डा है 4 केजी, कितना केजी, 4 केजी। अच्छा, लैम्डा है 4 केजी, कोई भी स्केलर हो सकता है। ए वेक्टर मतलब ध्यान से देखे, यूनिट देखो मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी दे रखा है, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट सिर्फ दिखा रहे हैं कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मान लेते हैं फाइंड बी वेक्टर, फाइंड बी वेक्टर जो कि क्या है, लैम्डा इंटू ए वेक्टर, बी वेक्टर क्या है, लैम्डा इंटू ए वेक्टर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, अब आपको देखना है मल्टीप्लाई करके कि क्या यूनिट सेम रहता है कि चेंज होता है। तो जैसे ही हम बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई लैम्डा इंटू ए, तो लैम्डा देखो क्या है, लैम्डा मेरे पास 4 केजी है। अच्छा, अब ए क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया ईस्ट। अब ध्यान से देखो, ये 4 दूनी 8, यहाँ आ गया केजी मीटर पर सेकेंड
किधर, ईस्ट आ गया। तो आप ध्यान से इसको देखें, पहले हमारा यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड था ए वेक्टर का। बाद में जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किए तो अब यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या ये ए का जो फिजिकल क्वांटिटी है और बी का जो फिजिकल क्वांटिटी है क्या सेम हो सकता है क्या, कभी नहीं। तो यही बोले हैं, बोथ ए एंड बी आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। पर आप अगर पीछे जाकर देखें तो ध्यान से देखें, ए वेक्टर में मीटर था और बी वेक्टर में भी मीटर था, बी वेक्टर में भी मीटर था, यहाँ पर देखें मीटर था। तो क्या ये दोनों का सेम था, हाँ। पर लैम्डा वहां पर स्केलर कांस्टेंट था मेरे भाई, स्केलर कांस्टेंट था। क्या बात समझ में आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, यहां पर देखें, अगर हम यहां पर देखें तो देखो यहां पर मीटर पर सेकंड है और यहां पर केजी मीटर पर सेकंड हो गया, तो अब सेम नहीं रहेगा। तो यही बात बताने वाले थे कि जब भी स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई होता है उसमें भी कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर किस तरीका से करेंगे। कभी आप बोल देते हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी रहेगा, कभी आप बोलते हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं रहेगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है, या तो होगा या तो नहीं होगा, बट वो से सही होता है। आप बस ये देखें कि लैम्डा जो है क्या स्केलर कांस्टेंट है या स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर कांस्टेंट जब रहता है तो उसमें यूनिट नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी जब रहता है तो उसमें यूनिट होता है, उसमें यूनिट होता है। तो इसके कारण ये डिफरेंट आता है। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमने देखा भैया कि b इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, ये आया लैम्डा ए वेक्टर। अब यहां से फिर से वही, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, क्या डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, सेम एज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जो वेक्टर ए का रहेगा। ऑब्वियस है, अभी भी यहाँ अगर आप पीछे वाला क्वेश्चन में जाएं तो क्या मेरा ये प्लस में था, प्लस में था तो ए का डायरेक्शन किधर था, ईस्ट। देखो बी का डायरेक्शन भी किधर है, ईस्ट। लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन हमारा ए का रहेगा वही डायरेक्शन मल्टीप्लाई करने के बाद बी का रहेगा। अच्छा, आप बार बार हम बोल रहे हैं बी रटना नहीं है, बी कुछ भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है, अपना मन से कोई भी वेक्टर, हम सी भी मान सकते थे भैया। एक न्यू वेक्टर फॉर्म होता है जो कि आप कुछ भी नाम ले लो, एक न्यू वेक्टर फॉर्म होता है जो कि आप कुछ भी नाम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, चले आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा अगर मेरा नेगेटिव हो गया तो आप यहां से लिख सकते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, अगर लैम्डा नेगेटिव है। सिंपल सा लॉजिक से यहां पर आ गया। अब हमारे पास ये कहानी खत्म हो गया मल्टीप्लिकेशन का, जब स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई होता है। अब पूरा कहानी भी समझ गए होंगे, आपको दिख रहा होगा कि पूरा कहानी भी समझ में आया होगा कि किस तरीका से स्केलर का मल्टीप्लाई होता है, किस तरीका से स्केलर कांस्टेंट के साथ होता है, स्केलर क्वांटिटी के साथ होता है। तो ये हमारा छोटा सा थ्योरी था, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। पर हाँ, जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा अधिकतर कंफ्यूज होता है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको बता। तो ये मेरा हमारा था, इसका थ्योरी था, डायरेक्शन आपको दिखा गया। एक छोटा छोटा एग्जाम्पल से भी हम आपको कर कर दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं। वैसा ही आपको एग्जाम्पल लेना होगा, नेगेटिव ईस्ट है तो वो बेस्ट हो जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल जब स्केलर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे थे किसी वेक्टर के साथ तो हम कर कर दिखाए थे, आपको दिखा भी होगा। अब हम लोग चलते हैं रियल, जो हमारा सिलेबस में है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम में भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आता है। तो हमारे पास जो मेन चीज है, अब हमारे पास जो मेन है, अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई, वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई। देखिए सवाल का अपने आप खुद से सोचिए, कोई भी चैप्टर हम जब पढ़ते हैं तो आकलन कीजिए कि है क्या ये। सिंपल सा एक वेक्टर का कहानी है जिसमें दो वेक्टर का एडिशन सीखे, दो से ज्यादा वेक्टर का एडिशन सीखे, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सीखे, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, और ये आगे यूज होने वाला है। बस इतना माइंड में सेट कर ले, एडिशन क्लियर, सब्ट्रैक्शन क्लियर, मल्टीप्लिकेशन में एक क्लियर, बाकी ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई। तो हुआ क्या कि कई जगह लोगों ने देखा कि जब वेक्टर और वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर वो वेक्टर आ गया,
या वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई। कहने का मतलब जब वेक्टर और वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये स्केलर आएगा कि क्या ये वेक्टर आएगा। भाई जब ए और बी का मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर देखें, जब कोई स्केलर से वेक्टर का मल्टीप्लाई होता है तो जो नया होता है वो वेक्टर ही बनेगा हमेशा, कभी भी स्केलर नहीं बन सकता। जब भी बनेगा तो वेक्टर बनेगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया, ऐसा सवाल सोचो अपने मन में, वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो जो आंसर आएगा क्या वो स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा। क्या वो स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा, इस बात पे हम लोग को देखना है। स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा, बोलो बोलो, सोचो। तो लोगों ने रिसर्च किया, लोगों ने कई चीजों को देखा, बड़े लोग ये सब करते हैं, हम लोग तो बस उनका दिया हुआ पढ़ लेते हैं, बड़े लोग ऐसे करते हैं। तो भैया जब भी देखा गया कि कहीं कहीं स्केलर आया और कहीं कहीं वेक्टर आया, दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कहीं कहीं हमारा क्या आया स्केलर, कहीं कहीं हमारा क्या आया वेक्टर, इसलिए अब हम दोनों पढ़ेंगे। तो जब भी स्केलर आता है तो इसी का नाम दिया गया है डॉट प्रोडक्ट। क्या दिया गया है? डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, यहां पर ध्यान से देखें, जब भी दो वेक्टर और दो वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई, जब भी दो वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर स्केलर फॉर्म आता है, मतलब बिना डायरेक्शन वाला आता है, उसका डायरेक्शन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, तो वैसे वेक्टर वैसे मल्टीप्लाई को नाम दिया गया डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं, जैसे दो वेक्टर है ए और एक है बी, यहाँ पर थोड़ा अलग से हम लिख ही देते हैं, ऐसे तो हम अलग से पढ़ाएंगे ही। कर यहाँ पर डिनोट कैसे करते हैं, मान लो दो वेक्टर है, एक ए है और एक बी है, तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाता है। ऐसे दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो बीच में बस डॉट लगा दो, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का कहानी बता देगा। डन। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी। वैसे ही बोला गया कि जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है वेक्टर भी आ सकता है, जैसे स्केलर आता है वैसे वेक्टर भी आ सकता है। तो वेक्टर जब आ सकता है तो वैसे वेक्टर को बोला गया, वैसे मल्टीप्लाई को बोला गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोला गया? क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसी को बोला गया वेक्टर प्रोडक्ट बोल दो, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट बोला गया इसी को, है ना। ये जैसे जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए आंसर क्या आया स्केलर, तो उसको क्या नाम दिए डॉट प्रोडक्ट। वैसे ही वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई किए आंसर में क्या आया वेक्टर, वेक्टर आया तो उस प्रोडक्ट को क्या नाम देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। और नोटेशन का तरीका क्या है, जैसे मान लो ए है और ये बी है, तो यहाँ पर नोटेशन ऐसे लगता है क्रॉस, ये वाला क्रॉस लगता है। तो ये हमारा जो आएगा, जब भी ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या कैसा आएगा वेक्टर आएगा, और मल्टीप्लाई उस वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। नोटेशन ऐसा है, इसमें नोटेशन ऐसा है। अब हम एक एक करके दोनों पढ़ेंगे। हम लोग समझ गए कि जब वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर भी वहां से आ सकता है और साथ ही साथ क्या आ सकता है वेक्टर भी आ सकता है। तो फटाक से इसको नोट करें जल्दी से, तब तक पानी पी लेते हैं। अच्छा डन। तो अब हम लोग मेन स्टार्ट करेंगे स्केलर वाला, स्केलर प्रोडक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज है। अच्छा ऐसा बोलते हैं कि सर आप तो हर चीज को ज्यादा बोलते हैं, यार देखो जब तक आपका बेसिक मैथ चलेगा बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि यूज है भाई, बहुत ज्यादा यूज है, इसीलिए बोल रहे हैं। स्केलर का, डॉट का, क्रॉस का, हर जगह पूरा 12th में धमाल मचाता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट अच्छा से नहीं आता भैया अटक जाओगे 12th का सवालों में। कॉन्सेप्ट तो समझ लोगे चुटकी में, कॉन्सेप्ट समझना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब सवाल बनाओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट धमाल से यूज होता है, बहुत खतरनाक तरीका से यूज होता है, वहां पर हम लोग को फंसने का डर रहता है, पर कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे सीख लेंगे। चलो तो हेडिंग डालते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, अच्छा इसी को क्या कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, उसको भी लिख लेना स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा
हाँ भैया, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट सिंपल सा यहाँ पर बोला गया कि जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आंसर में आएगा स्केलर, तो समझ लेना कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो गया। समझ लेना डॉट प्रोडक्ट। जैसे ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई किए, आंसर क्या आ गया? स्केलर। इसका मतलब इसके बीच में जो मल्टीप्लाई हुआ होगा वो डॉट प्रोडक्ट हुआ होगा। ये कहानी बस इतना सा ही है। ये कहानी बस इतना सा ही है कि जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई किए, आंसर में स्केलर आया, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट हुआ होगा? डॉट प्रोडक्ट हुआ होगा, तभी ऐसा आ सकता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर अगर चाहो तो ऐसे लिख लो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A and B is denoted by A dot B। A dot B भैया दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो डिनोट होगा A dot B से, एंड it defined as product of their magnitude with cosine of angle between them। सर ये क्या लिखी, ये समझ में नहीं आया भैया, अभी समझ में आएगा। कोसाइन मतलब कॉस होता है, एंगल बिटवीन देम मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। सिंपल सा यहाँ पर बोला गया कि आप अगर मान लेते हैं, देखिए अभी तुरंत समझ में आएगा, ये जो लैंग्वेज लिखे हैं वो बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। बोला गया कि भैया मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है आपका और एक वेक्टर आपका बी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। तो जब भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, दो वेक्टर का क्या निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट, तो ये होगा ए बी कॉस थीटा। अच्छा, डायरेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये स्केलर है, यही बोले हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी एंड इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो उसका प्रोडक्ट किसके साथ? विथ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये दोनों के बीच का एंगल जो होगा उसका कॉस थीटा के साथ है। तो बस खत्म, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, मेनली रूप से हम इसी पे काम करेंगे। जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हुआ तो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए? ए बी कॉस थीटा। और ऑब्वियस है ये स्केलर है, ये क्या है? स्केलर है, तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ स्केलर फॉर्म होगा। तो क्या बात समझ में आया? तो धीरे धीरे हम लोग स्टेप बढ़ाते हुए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना सीख लिए कि कैसे निकाला जाएगा। दो वेक्टर अगर दिया हुआ है ए डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा करके हम लोग किस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गया? डन? हाँ भाई बोलो, क्लियर? ए डॉट बी निकालना हो तो ए का मैग्नीट्यूड चाहो तो यहाँ पर लिख लो। अगर बच्चा कहीं कंफ्यूज है सर क्या क्या है, तो ए लिखो क्या है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, बी क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और थीटा क्या है? तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल है। क्या बात समझ में आ गया? बोलो जल्दी से, बोलो भैया जल्दी से बोलो। कहानी क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके काम करते हैं, कुछ केसेस पे काम करते हैं। हमने देखा भैया ए डॉट बी, अगर हम ए डॉट बी लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है? ए बी कॉस थीटा, क्या यही आया? ए बी कॉस थीटा। डन?
अच्छा, अब सोचकर देखो कि मान लिया जाए केस वन ऐसे कुछ केस लेते हैं। अगर थीटा का वैल्यू हम 0 डिग्री लेके चले, थीटा का वैल्यू 0, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ए डॉट बी क्या आएगा, ए बी कॉस 0। अच्छा, कॉस 0 का मतलब 1, तो आंसर क्या आया, ए बी। तो हमेशा याद रखें डॉट प्रोडक्ट का ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे मैक्सिमम नहीं हो सकता, ए बी मैक्सिमम वैल्यू, ये याद रखना है। कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब थीटा का वैल्यू 0 होगा। ऑब्वियस है, थीटा 0 कब होगा, जब दोनों एक ही लाइन पर आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारा बी है, तो भैया ये वाला थीटा है, तो ये वाला जब लाइन इसी पे आ जाएगा तो थीटा 0 हो जाएगा। ये वाला लाइन जब इसी पे आ जाएगा तो क्या मेरा थीटा 0 हो जाएगा। तो यहां से हम कर सकते हैं। अच्छा, केस टू अगर हमारा थीटा क्या हो गया 180 डिग्री, तो क्या यहां पर ध्यान से देखें ए डॉट बी क्या होता है बताएं, ए बी क्या कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 कितना होता है मेरे भाई, -1, तो माइनस ए बी। इसका मतलब ए डॉट बी का ये कैसा वैल्यू हो गया, मिनिमम वैल्यू। सबसे कम वैल्यू आएगा -ab, सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा ab। तो ये हो गया 2 केस। तीसरा केस आएगा केस नंबर 3, जब थीटा 90 डिग्री हो। अरे सबसे कमाल का केस ये है, तब डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, ए बी कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो भैया ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट 0। और सबसे सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला, बहुत अच्छे अच्छे सवाल में काम आता है, ये आगे हम बताएंगे। जब सबसे अच्छे सवाल में काम आता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत बड़ा बड़ा सवाल जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट को आप आसानी से कर सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू 0 जब थीटा 90 हो। पर हम इस पे आएंगे, अभी हम इस पे बात नहीं करें, अभी धीरे धीरे आएंगे। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर फिर से हम एक बात कर रहे हैं, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। अच्छा, यहाँ पर आप मान लें नोट बना लें, ऐसे नोट लिख लें इस तरीका से। आप अगर ध्यान से देखें, ए बी होता है भैया ए बी कॉस थीटा है, क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर हम थीटा को बोले थीटा, थीटा जो है 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, थीटा जो है मेरा 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो बता दो कि डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू आएगा वो क्या पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और जब भी cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव आ गया तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर थीटा मेरा 90 डिग्री से ज्यादा है, थीटा हमारा किससे है, 90 से ज्यादा है। अच्छा, फिजिक्स में जब भी बात किया जाए तो 0 से लेके 180 तक, अब थीटा हम 90 से ज्यादा बोल दिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम 180 के पार भी सोच लेंगे या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चल जाएंगे, नहीं। जब भी बात किया जाएगा ऐसा कि थीटा यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, बस ले देकर 0 से 180 तक, आप किसी भी लेवल पे चले जाइए, चाहे जेईई एडवांस लेवल पे चले जाइए, ये सब मैथ की बात है। 180 के पार जाना, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट फिर कहाँ रहा। अपना फिजिक्स में बस सिर्फ मैथ को यूज करना है, थोड़ा सा उतना ही काम चलता है। तो जब 90 डिग्री से बड़ा होगा तो मेरा डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बात को ध्यान में रखें, ये बात को हमको ध्यान में रखना है। तो भैया सिंपल सा लॉजिक से आप देख सकते हैं, ए डॉट बी पॉजिटिव, ए डॉट बी नेगेटिव, जब थीटा ग्रेटर देन 90 हो, लेस देन 90 हो। मैक्सिमम कब आता है, मिनिमम कब आता है, और 0 कब आता है, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक भी बोल सकते हैं, ए जो है क्या है, परपेंडिकुलर बी। अच्छा, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है ये वाला। अच्छा, इसी को ऑर्थोगोनल भी कहा जाता है या ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनलिटी
एक सिंपल सा चीज होता है। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट को ऐसे भी बोल सकता है कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट वैनिश हो गया, वैनिसेस हो गया। वैनिसेस का मतलब जीरो होना, डॉट प्रोडक्ट का जीरो होना मतलब वैनिसेस। डॉट प्रोडक्ट कहीं पर वैनिसेस लिखा हुआ है तो भी उसका मतलब वही होता है कि जीरो होना। डन। अब हमारे पास इसी को डॉट प्रोडक्ट को ही समझने में और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि भैया हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 4 दिया हुआ है। एक वेक्टर हमारे पास ऐसे मान लो बी है, एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड हमको 3 दिया हुआ है। ये एंगल हमारे पास 120 डिग्री है। फाइंड डॉट प्रोडक्ट, यहां से ऐसे बोल सकता है फाइंड ए डॉट बी, क्या होगा निकाल कर बताना है। तो चाहो तो ट्राई कर लो। सिंपल सा देखो, छोटा छोटा सवाल है, इसी पे हम लोग बात करना है और कुछ नहीं। पहले हम छोटा छोटा सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। इसमें थोड़ा सा और थ्योरी, थोड़ा नहीं अच्छा खासा थ्योरी है डॉट प्रोडक्ट का, तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे। हाँ, बेसिक थ्योरी आपको करा दी है, बाकी अभी हम धीरे धीरे और करेंगे। तो एक छोटा सा बस हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, बाकी आपको ताकि पता चल जाए कि क्या है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है भैया, देखो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है बोलो, ए बी कॉस थीटा, यही होता है ए बी कॉस थीटा। अच्छा, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब बताओ एंगल क्या होगा, क्या 120 है यहाँ पर, क्या दो वेक्टर का एंगल जब निकालते थे क्या यहाँ पर 120 आएगा, क्या दो वेक्टर का एंगल 120 आएगा, हाँ ना बोलो। नहीं बोलो भाया, यहाँ पर 120 नहीं आएगा क्योंकि टेल हेड मिला हुआ है। हम डेफिनेशन में क्या लिखाए थे, जब दो टेल से टेल मिले या फिर दोनों हेड से हेड मिले, अब उसके बीच का जो छोटा एंगल होता है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाएगा। तो इसको क्या करो, आगे जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये वाला एंगल कहलाएगा जो कि ये 60 डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा कितना निकल के आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो आप यहाँ पर पुट कर लो, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और cos 60, तो चरती आई 12, cos 60 मतलब बोलो 1/2, 2 से कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया डॉट प्रोडक्ट का 6। तो ए डॉट बी हमारा आ गया 6। इस तरीका से आंसर आ सकता है। तो सिंपल सा देखिए, ऐसे तो बहुत सारा सवाल बनाया जा सकता है। आप एक क्वेश्चन में पैटर्न अगर सीख लेते हैं तो आसानी से सीख लेते हैं। सिंपल सा क्या हम बोले, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, दोनों का बीच का एंगल पता रहेगा। अच्छा, एंगल नहीं दिया रहेगा तो हम इस तरीका से कैलकुलेट कर लेंगे, या अगर एंगल नहीं दिया भी है तो भी हम इस तरीका से कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को टेल से टेल मिला के या दोनों को हेड से हेड मिला के हम इस तरीका से निकाल लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट मेरा आ जाएगा इस फॉर्मूला से। डन। क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आ गया, क्लियर एकदम। चले आगे, चलो अब हमारा यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग इसमें थ्योरी बढ़ेंगे, थ्योरी करेंगे। तो अगर हम बोले कि डॉट प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म या इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, यूनिट वेक्टर फॉर्म, डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना है यूनिट वेक्टर फॉर्म के टर्म में, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। अच्छा, एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर नाम सुना सुना होगा, एक्स, ये वाई और ये हमारा क्या था जेड। अच्छा, एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई की तरफ जे कैप और जेड की तरफ के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट को निकालना है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, फॉर्म के मतलब फॉर्म में, और क्या, और कुछ नहीं, यूनिट वेक्टर फॉर्म में निकाल के बताओ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पर अगर देखो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लो कितना आएगा, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लो तो क्या आई और इधर ही आई है, क्या दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0। अच्छा, यूनिट वेक्टर है तो इसका आई का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और कॉस 0 डिग्री मतलब क्या आ गया 1, कॉस 0 भी 1, 1 1 1 1 1 1, मतलब आई डॉट आई का आंसर क्या आ गया 1।
क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर जे डॉट जे कितना आएगा, वो भी 1 आएगा? क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं मेरे भाई के डॉट के कितना आएगा, वो भी 1 आएगा? बस इस चीज को देख लो ध्यान से, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है भैया एक पार्ट। यूनिट वेक्टर फॉर्म में हम धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं प्रोसेस, बस थोड़ा थोड़ा। क्या आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, कितना आएगा 1, जे को जे के साथ 1, के को के साथ 1। लेकिन 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 क्या हम इसको जे ऐसे, दो सोचना भैया सोचना, क्या हम आई, ओ भैया क्या कर रहे हैं, हाँ, क्या आई डॉट जे कैप कितना आएगा, ये बता दो। आई डॉट जे कैप, आई डॉट जे कैप, क्या ये सब आपस में 90 डिग्री पर होता है? याद करो, क्या ये सब आपस में 90 डिग्री पर होता है? ध्यान से देखो, तो आई डॉट जे क्या हो गया, आई डॉट जे क्या एंगल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री पर हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अभी तुरंत समझाए थे, देखो देख, थीटा 90 हो तो ए बी कॉस 90, डॉट प्रोडक्ट 0। कहने का मतलब आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0। अच्छा ऐसे ही आई डॉट के क्या आएगा, वो भी 0, और जे डॉट के क्या आएगा, वो भी 0। भैया कुछ भी ले लो, के डॉट आई क्या आएगा, क्या सब परपेंडिकुलर है, वो भी 0। के डॉट जे क्या आएगा, ये भी 0, क्योंकि सब आपस में कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो अगर सेम सेम लिया तब तो 1 आएगा, लेकिन अगर उल्टा एक दूसरे का अपोजिट आई जे जे के आई इस तरीका से लिया तो क्या आएगा, हमारे पास 0 का वैल्यू आएगा। तो बस थोड़ा सा स्टेप और बढ़ गए। एक बात समझे, एक नॉर्मल फॉर्मूला पहले हुआ, फिर थोड़ा सा हम इन यूनिट वेक्टर फॉर्म में बताएं डॉट प्रोडक्ट, अब इसी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में बताएंगे। जब कंपोनेंट हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जैसे एक्स आई कैप ए वाई जे कैप इस तरह का रहता है, तब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पहला नंबर पहले बोले। क्या ये बात समझ में आ गया, क्लियर है एकदम? ऐसे ही एक स्टेप और बढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट यहां से देखना, डॉट प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर 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 कंपोनेंट इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल दो, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। अच्छा ये नाम से सुना होगा, अरे बस कुछ नहीं है, ये ऐसे ही नाम का है, थोड़ा सा फील आ जाए कि क्या पढ़ाने वाले हैं, और कुछ नहीं। जैसे बोला गया, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, क्या है, एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म या इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। क्या ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म है, एक्स ए वाई और ए जेड। ऐसे ही हमारे पास बी वेक्टर है, क्या होगा, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब हमको क्या निकालना है, यहां से ध्यान से देखो, देन फाइंड, यहां से एक क्वेश्चन नहीं है तो थ्योरी, पर क्वेश्चन की तरह हम लोग कर रहे हैं, ए डॉट बी निकाल कर बताना, ए डॉट बी निकालना अगर हमको इसके फॉर्म में दिया जाए। देखो पहला स्टेप आसान सा फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा वहां से निकाल चुके हैं, ए का मैग्नीट्यूड पता, बी का मैग्नीट्यूड पता, दोनों के बीच का एंगल पता, कैलकुलेट, खत्म। अब हमारे पास क्या है, कंपोनेंट के फॉर्म में रहेगा, तब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट इफ गिवन अ वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तब क्या निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, अभी अभी जो हम पीछे सीखे उसी से मेरा काम बन जाएगा। जैसे ए डॉट बी है, ए डॉट बी है भैया, तो देखो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर लो, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, कहानी खत्म। अब क्या करो, एक एक करके मल्टीप्लाई करो भैया, एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तो मल्टीप्लाई हो गया एक्स और बी एक्स, आई डॉट आई
यहां से क्या निकल गया है, आई डॉट आई। अब इसको उसके साथ करो प्लस एक्स बी वाई आई डॉट जे, यहां आया आई डॉट जे प्लस इसको इसके साथ ए एक्स बी जेड, यहां आया आई डॉट के। अच्छा ध्यान से देखो, ये बाकी तो प्लस में इधर भी टर्म आएगा, बाकी और भी टर्म आएगा, हम सारा टर्म लिखने का पक्ष में नहीं है क्योंकि आपको यहीं पे सारा चीज समझ में आ जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो आई डॉट आई क्या होता है, सोचो, अभी थोड़ा देर पहले बताएं, सेम तरह का अगर वेक्टर है उसका डॉट क्या लेते थे, क्या आई डॉट आई हमको 1 देता है, क्या आई डॉट आई हमको क्या देता है भैया, क्या देता है, सोचो, आई डॉट आई क्या देता है, आई डॉट आई क्या देता है, बोलो बोलो, 1, ये 1 आता है, आई डॉट आई 1, आई डॉट जे क्या 0 और आई डॉट के क्या 0, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका मतलब अगर हम जे वाला को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ जे और जे वाला का आएगा, बाकी के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और के वाला के साथ सब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ के और के वाला के साथ आएगा, बाकी के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये बीच में आएगा ए वाई बी वाई जे डॉट जे और बाकी सब 0, और प्लस के बाद इधर आएगा प्लस में ए जेड बी जेड के डॉट के, इसके अलावा कुछ नहीं। कहने का मतलब फाइनल जो आंसर आएगा सब 0 होगा और आंसर आएगा एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। ये हमारा क्या आ गया, ए डॉट बी। आप ना विश्वास हो तो कर देख ले, पहले इसको इसके साथ तीनों के साथ करें तो जब जे डॉट आई लिखेंगे तो 0, जे डॉट जे लिखेंगे तो 1 और जे डॉट के लिखेंगे तो 0, भैया तो एक ही टर्म आएगा। फिर जब तीसरा करेंगे तो के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, तो वो लिखे ए जेड बी जेड और 1 आ जाएगा ये दोनों को, तो बचेगा ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, खत्म। इसका मतलब हमको बार बार इतना लंबा लिफाफा करने का जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि आई आई वाला को बस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जे जे वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही सा करना है, बस देख लो। कोई डाउट हो तो पूछो। डॉट प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बस ये कहानी है। जैसे अगर मान लेते हैं हम एक छोटा सा सवाल हम ले लें, यहाँ पर देखो कि ए वेक्टर है भैया 2i प्लस 3j प्लस 4, यहाँ से 4k, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं बी वेक्टर i प्लस 2j प्लस 5k। अब यहां से बताना है डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, a डॉट बी। क्या ओरल आंसर निकाल सकते हो? हाँ भाई, क्या ओरल आंसर निकाल सकते हो? निकाल कर बताओ, ओरल आंसर निकालो। a डॉट बी, क्या आई आई वाला को एक साथ करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस जे जे को एक साथ करेंगे तो 3 इंटू 2, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्लस के को एक साथ करेंगे तो 5 इंटू 4, तो कितना आ गया 2 3 दूनी 6 5 चौको 20 6 26 और 2 28। ये हमारा ए डॉट बी आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, ए डॉट बी आ गया। क्या बात समझ में आया हो? क्या रेक्टेंगुलर वेक्टर फॉर्म में आ गया? देखो दो तरीके का, एक तो सिंपल ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा करो, बात खत्म। दूसरा, अगर हमारे पास इस तरह के फॉर्म में हो तो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आई आई जे जे और के वाला का काम हमको करने आ गया, तो वहां से हम यहाँ पर भी कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। तो दो तरीके का है। तो आज हम आपको डॉट प्रोडक्ट का कंप्लीट थ्योरी, लगभग थ्योरी बता चुके हैं। हाँ, एप्लीकेशन बताना है जब हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं, इजी है। ऐसे ढेर सारा क्वेश्चन कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पर हाँ, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है। आप काइनेमेटिक्स से एंट्री लीजिएगा, वहां से ही आपका डॉट प्रोडक्ट का बहुत यूज होना स्टार्ट हो जाएगा।
प्रोजेक्टाइल मोशन में अच्छा क्वेश्चन में स्टार्ट हो जाता है ये सब यूज होना। तो बाकी का हम लोग करेंगे। डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा और बचा हुआ है, एप्लीकेशन करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करेंगे इसमें, जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट का। वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में भी करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्यादा उतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पर है इंपॉर्टेंट क्योंकि उसको यूज करके अदर चैप्टर में पूछा जाता है। तो ये बात को ध्यान से समझ लें। वेक्टर पूरे फिजिक्स का एक जान है, जान कह सकते हो कि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब वेक्टर नहीं पता अच्छे से तो आप फिजिक्स में सॉल्व नहीं कर पाते हैं अच्छे से सवाल को। तो इस बात को ध्यान में रखकर वेक्टर पे टाइम दे, वेक्टर को सम्मान दे, वेक्टर को इज्जत दे। तो आज के लिए बस इतना ही।